हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू योर टीचर। तो आपका मैंने हान शासनकाल स्टार्ट कर दिया था। जो लास्ट वीडियो भेजी थी उसमें आपका हान शासनकाल स्टार्ट हो गया था। तो हान से पहले मैंने आप लोग को छिन डायनेस्टी के बारे में बताया था। छिन शासनकाल, जिसको क्विन डायनेस्टी कहते हैं इंग्लिश में। तो जो है उसके पहले मैंने आपका चाउ डायनेस्टी स्टार्ट किया था। तो जैसे आपका चाउ डायनेस्टी जो था वो बहुत दीर्घकाल तक चलने वाला शासनकाल था, वैसे ही आपका जो हान शासनकाल है वो भी बहुत लंबे समय तक उनका राजवंश चला। तो दीर्घकाल तक चलने वाले राजवंशों में से एक माना जाता है क्या, हान शासनकाल। तो हान शासनकाल से पहले मैंने आपको जो पढ़ाया था उसके बारे में थोड़ा सा रिमाइंड कराती हूँ, फिर हम देखते हैं कि हान शासनकाल में क्या क्या चीज़ें और बनी थी, तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा लास्ट वीडियो के बारे में रिमाइंड कराती हूँ ताकि आप लोग को याद रहे कि हमें कौन से नोट्स के बाद क्या चीज़ें कंटिन्यू करनी है, ये सारी चीज़ें। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को जो है छिन शासनकाल के बारे में बताया था कि छिन शासनकाल में शी हुआंगती ने कैसे सभी चीज़ों को नष्ट कर दिया था। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ बनी थी वो थी चीन की दीवार। जो शी हुआंगती ने छोटी छोटी दीवारों को जोड़कर उसने एक बहुत लंबी दीवार बनाई थी। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था कि उसको जो है महान आश्चर्यों में उसकी गणना करते हैं। मतलब जो चीन की दीवार है उसको अजूबों में काउंट किया जाता है और ये लोग ऐसा मानते थे कि चंद्रमा से बस उन्हीं की दीवार दिखती है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने छिन डायनेस्टी में बताई थी। देन उसके बाद हान शासनकाल स्टार्ट किया था। तो हान शासनकाल के बारे में बताया था कि इसको दो भागों में बांटा गया है। कौन सा? पहला था पश्चिमी हान और दूसरा था पूर्वी हान। तो जो पश्चिमी हान था वो 206 ईसा पूर्व से 09 ईसा तक चला था, और जो पूर्वी हान था वो 25 ईसा पूर्व से 220 ईसा पूर्व तक चला था। तो हान यही बोल रहे हैं कि हान शासनकाल जो है वो चीन में दीर्घ काल तक चलने वाले राजवंशों में से एक था, और उसको दो भागों में बांटा गया था, पश्चिमी हान और पूर्वी हान। तो इस युग में शासकों ने जनता को संतुष्ट करने के लिए प्राचीन परंपराओं की पुनर्स्थापना की थी। तो जो चीज़ें शी हुआंगती ने नष्ट करा दी थी, आपको मैंने जूम मीटिंग पे सब कुछ बताया था, डिस्कस किया था हमने। तो इन्होंने क्या किया, जो हान शासनकाल के राजवंश थे उन्होंने उनको फिर से जनता की संतुष्टि के लिए उनकी पुनर्स्थापना की। फिर इस टाइम पे क्या हुआ कि इन्होंने नए नए देशों से संबंध स्थापित किए। चीनियों के मन में अनेक विचित्र कल्पनाओं ने जन्म लिया। संपूर्ण साम्राज्य में एक समन्वित संस्कृति का विकास हुआ। ताओवाद तथा कन्फ्यूशसवाद को भी पनपने का अवसर मिला। तो जो उस टाइम पे नष्ट हो गया था सब कुछ, उस टाइम पे छिन शासनकाल में वही चीज़ें इसमें फिर से पुनर्स्थापित हुई, फिर से उनका रिबर्थ हुआ, रेनेसा पीरियड स्टार्ट हुआ। तो ये सारी चीज़ें इसमें क्या हुआ, कन्फ्यूशसवाद और ताओवाद जो नष्ट कर दिया गया था उनको भी पनपने का अवसर मिला। और रोम, मिस्र तथा बैक्टीरिया से रेशम और लाख के व्यापारिक संबंध भी स्थापित हो गए थे। इस टाइम पे जो है वेनिती का साम्राज्य था, वो शासक था वहाँ पे वेनिती पे ये सारी थी। तो कन्फ्यूशसवादी आचार संहिता को राजकीय मान्यता प्राप्त हुई। इस प्रकार हान संस्कृति में अनेक देशी विदेशी तत्वों का समाहार हुआ। तो क्या हुआ, जब कन्फ्यूशसवाद यहाँ पे पनपने लग गया तो देश विदेश की जो संस्कृति थी वो भी समाहार, मतलब यहाँ पे सम्मिलित हुई। किसमें? चीन देश में सम्मिलित हुई। जब इनका व्यापारिक संबंध स्थापित हो गया तो इनसे कला को नई शक्ति और शैली तथा दृष्टि को व्यापक विविधता मिली। इनके जो कला करने की स्टाइल थी, आर्ट की स्टाइल थी, उनको भी अलग, और इनके जो टॉपिक्स होते थे, जिन चीज़ों पे ये चित्र बनाते थे उनमें बहुत सारी विविधता, मतलब वैरायटी इनको प्राप्त हुई। फिर ये चित्रण करने लग गए थे। फिर आपको मैंने बताया था कि अफगानिस्तान तथा उत्तरी पश्चिमी भारत के तत्कालीन कुषाण शासकों का शासन क्षेत्र भारतीय था। तो ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको जूम मीटिंग पे बहुत जो है डिटेल में बताई थी कि कैसे कुषाण शासक जो थे, जो कनिष्क था जो भारत में उस टाइम पे था, तो कैसे उसने चीन के कुछ हिस्सों को अपने अंडर कर लिया था। तो उसी के टाइम पे ही जो बौद्ध धर्म था वो चीन पहुंचा। तो उस टाइम पे जो है दो भागों में डिवाइड था, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान मैं आपको जूम मीटिंग पे बताऊंगी कि क्या है वो। तो ये भी चीज़ें थी यहाँ पे। और कन्फ्यूशस के सिद्धांतों पर राजकीय अकेडमी की स्थापना की गई और आगे 2000 वर्ष तक कार्य करती रही। फिर यहाँ पे एक और संस्था, मतलब एक और इंस्टीट्यूशन का जन्म हुआ था, तो वो था पीत द्वार कहते हैं उसको। तो आपको बताया था कि इसमें ज्ञान, विज्ञान और कला कौशल के विचार सम्मिलित हुए थे। फिर जो है वेनिती के बाद वूती आया। हान जब उसके टाइम पे क्या हुआ, उसकी मृत्यु के पश्चात जो है
इनका जो शासन था वो बहुत दुर्बल होने लग गया, बहुत कमज़ोर पड़ गया था। फिर एक और शासक यहाँ पे आया जिसकी व्यापारी द्वारा हत्या कर दी गई थी। तो आपका ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, और कैसे जो है यहाँ पे बहुत कलात्मक अंकन भी हुए हैं। प्रासादों के प्रवेश द्वार पर निरीक्षण स्तंभ बनाए गए थे, जैसे मैंने आपको बताया। भी चीज़ें वो सारी चीज़ें देखने मतलब सही से उनको दिखती थी, और आग लग जाने के कारण कुछ चीज़ें थी, और कास्ट का हुआ है, उन पर सुंदर नक्काशी और चित्रकारी की गई है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझा दी थी। अब देखते हैं कि इसमें क्या है। हानकालीन भवनों की प्रतिकृतियां भवनों से प्राप्त मिट्टी की ईंटों पर बनी हैं, जिनसे उस समय की पर्याप्त जानकारी मिलती है। तो देखिए, जो हानकालीन भवन हैं तो उनकी प्रतिकृतियां भवनों से प्राप्त मिट्टी की ईंटों पर बनी हैं। तो किस पर बनी है प्रतिकृतियां, चित्र किस पर बने हैं? मिट्टी के ईंटों पर बने हैं, जो उस टाइम के पर्याप्त जानकारी मिलती है। मतलब उस टाइम की ईंटों को देखकर उनके जो अवशेष प्राप्त हुए हैं तो उस टाइम की जानकारी मिलती है कि हाँ, हान शासन काल में ऐसे ऐसे प्रतिकृतियां या ऐसे ऐसे चित्र बनते थे। साधारण लोगों के जीवन का परिचय मिट्टी के छोटे खिलौनों से मिल जाता है, तथा पत्थरों का प्रयोग केवल मकबरों में ही हुआ है। इनसे विविध दृश्य दीवारों पर लिखे हैं। अब देखिए, जो साधारण लोग थे तो वो तो छोटे छोटे घरों में रहते थे, उनका बड़े बड़े कोई महल या मकबरे तो होते नहीं थे। लोग क्या वो किससे मिलता है? मिट्टी के छोटे से मिल जाता है, और पत्थर होता था बस मकबरों में ही होता था। जहाँ पे राजा महाराजा रहते थे तो मकबरों में होता था, जिनमें विविध दृश्य, बहुत प्रकार के दृश्य अंकित किए गए हैं, दीवारों पर रिलीफ में अंकित किए गए हैं। रिलीफ आपको समझा दिया था, रिलीफ चित्रण क्या होता है। तो दीवारों पर रिलीफ द्वारा अंकित किए गए हैं। किसकी दीवारों पर? मकबरों की दीवारों पर अंकित किए गए हैं। उनकी शैली पर मूर्तिकला की तकनीकी तथा रूपों का प्रभाव है। मूर्तियों की गठनशीलता में भारीपन है तथा धरातल खुरदुरा है। अब देखिए, जो रिलीफ चित्रण करने का स्टाइल था वो कैसा था? मूर्तिकला की टेक्निक का था। जैसे पूरा मूर्तियों को क्या करते हैं, आप चारों तरफ से देख सकते हैं, लेकिन रिलीफ को बस सामने से देख सकते हैं आप। तो रिलीफ चित्रों को, जो रिलीफ चित्र बनाते थे उसमें मूर्तिकला की टेक्निक को फॉलो करके ये बनाते थे, और जो मूर्ति बनाते थे उनमें गठनशीलता, भारीपन है, और जो धरातल है, जो इनका बेस है, वो खुरदुरा होता था। पूर्ण गोलाई का प्रभाव भी नहीं है। भित्ति चित्रों के नष्ट हो जाने के कारण भित्तियों पर उत्कीर्ण रिलीफ आकृतियां की ही तत्कालीन जीवन का परिचय देती हैं। अब देखिए, जो ये चित्र बनाते थे, जो मैंने आपको बताया कि मूर्तियों की तरह इनकी टेक्निक होती थी, तो क्या जैसे मूर्ति पूरी गोलाई में होती है, तो ये कह रहे हैं कि पूरी तरह से उसमें गोलाई का प्रभाव भी नहीं है भित्ति चित्रों के नष्ट हो जाने के कारण। तो जो हान शासनकाल में जो भित्ति चित्र बने थे, जो उत्कीर्णन किया था उन्होंने, रिलीफ चित्र बनाए थे, तो वो नष्ट हो जाने के कारण तत्कालीन जीवन का परिचय देती है। तो जो भित्तियों पर चित्र बने थे थोड़े बहुत तो नष्ट हो गए हैं, लेकिन थोड़े बहुत चीज़ें मिलती हैं, जिनसे जो उस टाइम पे चीज़ें चल रही थी तत्कालीन जीवन का, उन्हीं से परिचय मिलता है। क्योंकि लोग उन्हीं को देख के ही चीज़ें फॉलो करते थे कि हाँ, पहले ये चीज़ें होती थी तो अब भी वो चीज़ें होनी है, तो तत्कालीन जीवन का परिचय मिलता है। हान युग की समाप्ति पर यह क्षेत्रीय मतभेद समाप्त हो गया। इन रिलीफ किंतु सपाट आकृतियों में कन्फ्यूशस के आदर्श, ऐतिहासिक तथा मौखिक रूप से प्रचलित घटनाओं, ताओवादी मिथकों को, लोक विश्वासों तथा लोक कथाओं का चित्रण किया गया है। तो देखिए, जो हान युग में ये जो सारी चीज़ें, क्षेत्रीय जो मतभेद चल रहा था कि ये कैसी इसमें टेक्निक को फॉलो किया हुआ है, तो वो सारी चीज़ें अंत में आके समाप्त हो गई। उन सब की जो क्षेत्रीय, जो अलग अलग जगहों पे अलग अलग टेक्निक को अपनाया जाता था, तो वो सारे मतभेद जो थे वो समाप्त हो गया था। और जो ये रिलीफ चित्र बनते थे ये सपाट होते थे, लेकिन इसमें देखो क्या क्या चीज़ें बनती थी। कन्फ्यूशस के आदर्श, ऐतिहासिक तथा मौखिक रूप से प्रचलित घटनाएं बनती थी। ताओवादी मिथकों को, लोक विश्वासों तथा लोक कथाओं का चित्रण इन पे किया गया था। किन पे? जो रिलीफ चित्रण करते थे उनके। अब आगे देखते हैं, अनेक प्रसिद्ध दार्शनिकों, विद्वानों, सम्राटों तथा विदेशी महिलाओं का काल्पनिक सम्मेलन दिखाया गया है। तो जो रिलीफ चित्रण बनते थे उन पर क्या दिखाया गया है? जो प्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान हैं, जैसे कन्फ्यूशस और लाओत्स, और सम्राट भी इन पे बने हुए हैं, और जो विदेशी महिलाएं हैं वो भी बनी हुई हैं, और इमेजिन करके जो ये सारी चीज़ें होती थी उनका सम्मेलन भी
दिखाया गया है। एक अन्य रिलीफ में खेती की कटाई, धान की बाली का अलग किया जाना, भोजन लाता है एक व्यक्ति, झील किनारे बैठे तो शिकारियों तथा बत्तख का तीर चलाने आदि का अंकन हुआ है। नर्तक, नट, आखेटक, जुआरी आदि भी अंकित किए गए हैं। सॉरी, आज नहीं, यहाँ पे आदि होगा। तो ये जो है एक अन्य रिलीफ चित्रण वहाँ पे मिला है, जिसमें क्या है, खेत की कटाई दिखाई गई है और धान की बालियों को, तो इन सबको अलग अलग, धान की जो बालियाँ उनको अलग अलग करते हुए दिखाया गया है और एक भोजन लाता हुआ व्यक्ति भी अंकित किया गया है। उसके साथ साथ झील किनारे बैठे दो शिकारी तथा बत्तख पर तीर चलाने वाले आदि का अंकन इस पे हुआ है। तो इन सारे चीज़ों के अलावा उसमें नर्तक, नट, आखेटक, जुआरी आदि का भी अंकन किया गया है इन रिलीफ चित्रों पर। आरंभिक रिलीफ चित्रपट भी बनाया गया है। ये जो है सही कर लेना, यहाँ पे रिलीज नहीं होगा, रिलीफ होगा। और बनाया गया है। पूर्वी हान की एक ईंट पर एक भवन का चित्र उत्कीर्ण है। पार्श्व भाग दिखाने के लिए वस्तुओं को कुछ तिरछा अंकित किया गया है। अब देखिए, जो आरंभिक चित्र हैं वो कैसे चित्रपट में बनाए गए हैं, मतलब ये जो है एक पर्टिकुलर इनका स्पेस होता था, उस पर चित्रण करते थे। और पूर्वी हान की एक ईंट पर, अब देखिए पश्चिमी हान और पूर्वी हान दो भागों में डिवाइड किया था, आपको स्टार्टिंग में बताया। तो इसमें जो पूर्वी हान है उसकी एक ईंट पर एक भवन का चित्र उत्कीर्ण है। पार्श्व भाग दिखाने के लिए, प्रोफाइल दिखाने के लिए वस्तुओं को कुछ तिरछा अंकित करते थे। विकसित शैली के चित्रों में त्रियामी प्रभाव है और पृष्ठभूमि क्रमशः पीछे जाती हुई अंकित करने की चेष्टा की गई है। दूरी के अनुसार आकृतियां बड़ी या छोटी बनाने की प्रथा नहीं थी। अब देखिए क्या हुआ है, जो इनकी विकसित शैली थी, मतलब जो डेवलप्ड इनका स्टाइल था, उन चित्रों में इन्होंने क्या किया, त्रियामी मतलब 3D प्रभाव, 3D इफेक्ट उन पे दिखाया हुआ है। और इनका जो पृष्ठभूमि है, जो बैकग्राउंड है, वो क्रमशः पीछे जाती हुई अंकित करने की चेष्टा की गई है। तो इन्होंने कुछ उसमें पर्सपेक्टिव दिखाने की कोशिश की गई है। और इन सब का मतलब ये है कि उसमें कुछ पर्सपेक्टिव दिखाने की कोशिश की गई है। और दूरी के अनुसार, मतलब जैसे मैंने बताया कि पर्सपेक्टिव, तो दूरी के अनुसार आकृतियों को बड़ी छोटी बनाने की उस टाइम पे प्रथा नहीं थी, इसीलिए उन्होंने जो है त्रिआमी प्रभाव दिखाया हुआ है। और जैसे बैकग्राउंड को वो कुछ ब्लर कर देते थे, तो ऐसे वो अपना परिप्रेक्ष्य, अपना पर्सपेक्टिव दिखाते थे। तो छोटी बड़ी चीज़ों को आगे पीछे करके ऐसे अंकित किया होगा। जैसे आप लोग क्या करते हो पर्सपेक्टिव में, जो चीज़ें आपको बड़ी दिखानी होती है, जो चीज़ आपके आई लेवल के ज़्यादा पास होती हैं, तो उनको आप बड़ी दिखाते हो, जो दूर जाती हुई है वो छोटी दिखाते हो। तो इससे क्या होता है, पर्सपेक्टिव नज़र आता है। तो वो चीज़ें यहाँ पे नहीं थी उस टाइम पे। आगे देखते हैं क्या है। भवनों के टाइलों पर रिलीफ चित्र दो प्रकार से बनाए गए हैं। एक तो टाइलों के धरातल में गड्ढे डालकर और दूसरे सांचे में टाइल ढालकर उभरी हुई रेखाओं द्वारा बनाया गया है। तो ये जो है रिलीफ चित्रण यहाँ पे दो प्रकार, तो देखिए दो तरह से बनाए गए हैं। कौन कौन तरीके से हैं, एक तो टाइलों के धरातल में गड्ढे डालकर। अच्छा, तो देखो ये जो टाइल्स इनके बनते थे, तो उन पे ये लोग गड्ढा कर करके, तो जैसे किसी चीज़ को बनाया इन्होंने, तो उसमें मान लीजिए उसमें कोई फूल बना दिया, उसको उनको थोड़ा सा 3D लुक देना है। जैसे अभी टाइल्स आ रही हैं तो आप देखते होंगे कि ऐसे उभरे हुए ऊपर को रहते हैं, फूल पत्ती उन पे बने रहते हैं, या कोई भी डिज़ाइन उन पे बने हुए होते हैं। तो क्या करते हैं, धरातल में वो गड्ढा कर देते हैं। तो क्या होता है, जो जो चीज़ें उनको उभरी हुई चाहिए वो उभर के आ जाती हैं, बाकी चीज़ें में गड्ढा कर देते हैं नीचे की तरफ। तो इसीलिए जो मेन चीज़ होता है वो उभर के आ जाती है। और दूसरा क्या करते हैं, सांचे में टाइल डालकर उभरी हुई रेखाओं द्वारा, तो कोई सांचा बना लेते हैं, और जैसे कोई भी डिज़ाइन का इन्होंने सांचा तैयार कर लिया, मोल्ड तैयार कर लिया, उसमें ये टाइल्स को ढाल कर फिर ये जो उभरी हुई रेखाएं होती थी वो इन पे बन जाती थी। जैसे अभी सांचे के द्वारा ही ये टाइल्स पे जो डिज़ाइन होती हैं वो सांचे के द्वारा ही बनती हैं। ये गड्ढा करने वाला स्टाइल तो बहुत पुराना था, वो नहीं है अब। तो ऐसे करके सांचे में ढालकर टाइल्स पे चित्रण होता था, या फिर रिलीफ चित्र बनते थे। एक पाषाण पर लोहे से विभिन्न उपकरण बनाने की क्रिया में लगे व्यक्तियों का उत्कीर्ण चित्र बना है, किंतु दृश्य अंकन इन चित्रों का मुख्य लक्ष्य नहीं था। कन्फ्यूशस की शिक्षाओं के अनुसार चित्रण ही प्रभावशाली रहा, अतः महापुरुष के व्यक्ति चित्रण का रिवाज बढ़ा। अब देखिए क्या, एक पाषाण पर लोहे से विभिन्न उपकरण बनाने की क्रिया में लगे व्यक्ति का एक चित्र उत्कीर्ण किया गया है,
किंतु यहाँ पे क्या, दृश्य अंकन इन चित्रों का मुख्य लक्ष्य नहीं था। मतलब बहुत सारी चीज़ों को एक साथ दिखाना इनका ये मुख्य लक्ष्य नहीं था, एम नहीं था। कन्फ्यूशस के जो शिक्षा थे उन्हीं के अनुसार ये चित्रण करते थे। कन्फ्यूशस ने क्या किया था, जो महापुरुष थे उन्हीं के चित्र बनवाता था, पोर्ट्रेट बनवाता था। तो वही कह रहे हैं कि महापुरुषों के व्यक्ति चित्र का रिवाज बढ़ गया। रंगीन भित्ति चित्र के प्राचीनतम उदाहरण तीसरी शती ईसा पूर्व के समाधि मकबरों के तहखानों में मिले हैं, जहां यह दीवारों अथवा चित्रित ईंटों पर बने हैं अथवा पाषाण पर उत्कीर्ण हैं। तो देखिए, रंगीन भित्ति चित्र के प्राचीनतम उदाहरण कब मिले हुए हैं? तीसरी शती ईसा पूर्व मिले हुए हैं। कहाँ मिले हुए हैं? समाधि मकबरों के तहखानों में मिले हुए हैं। सब समझा दिया था आपको कि मकबरों के तहखाने कैसे बनते थे। जूम मीटिंग पे नहीं याद होगा तो मैं फिर से डिस्कस कर दूंगी आप लोग के साथ, फिर से बता दूंगी। तो समाधि मकबरों के तहखानों में मिले हैं, जहां यह दीवारों अथवा चित्रित ईंटों पर बने हैं। तो मकबरे आपको समझाया था कैसे बनते थे, तो वहाँ की दीवारों पे और जो चित्रित ईंटें हैं उन पर बनाए गए हैं, अथवा पाषाण, अगर पत्थर का प्रयोग करते थे तो पत्थर पर उत्कीर्ण किए गए हैं। मंचूरिया के 2 मकबरों में भी हान कालीन भित्ति चित्र प्राप्त हुए हैं। सबसे अच्छी दशा में सुरक्षित मंचूरिया के यांग पाषाण निर्मित मकबरे के प्लास्टर की हुई भित्तियों पर निर्मित चित्र है। अब देखिए, जो मंचूरिया जगह है यहाँ पे हान शासन काल के अंतर्गत बताया गया है ये जगह। तो मंचूरिया में जो है 2 मकबरों में चित्रण प्राप्त हुआ है, और सबसे अच्छी दशा में सुरक्षित मंचूरिया के यांग पाषाण निर्मित मकबरे के प्लस्तर की हुई भित्तियों पर चित्र बनाया गया है। तो कहाँ पे मिला हुआ है? यांग में मिला हुआ है, पाषाण निर्मित मकबरे में मिला हुआ है, जिस पर कैसा चित्र बना हुआ है? प्लस्तर की हुई भित्तियों पर, दीवारों पर चित्रण मिला हुआ है। तो ये आपका जो है हान शासन काल के बारे में भी बहुत कुछ बताऊंगी आप लोग को। अभी जैसे कि बताया मैंने, ये काफ़ी लंबे समय तक चला था, इसमें लाख चित्रण भी है, फिर आपका दिन 6 राजवंश से स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हों तो मुझे मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं, या फिर जो भी चीज़ें या फिर जो भी पॉइंट है आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो जूम मीटिंग पे मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।